हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था और उस मॉडल के अंदर रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था उसके बारे में हमने समझा था, उस पूरे प्रयोग को समझा था, उस प्रयोग का रिजल्ट और निष्कर्ष भी हमने और रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था। फिर इस क्लास के अंदर रदरफोर्ड मॉडल के अंदर जो कमी रह गई थी, जो कमियाँ थी, वो हम पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल में क्या कमियां थी। तो स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। तो कौन कौन सी कमियां रह गई थी? तो पहली जो कमी थी जो रदरफोर्ड मॉडल में थी वो थी परमाणु के स्थायित्व की। रदरफोर्ड ने परमाणु के स्थायित्व को समझा नहीं पाए। कैसे? तो देखिए, रदरफोर्ड मॉडल को याद कीजिए, उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ये बात उन्होंने कही थी, ठीक है। नाभिक के चारों लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस स्थायित्व को समझा क्यों नहीं पाए? उसके लिए आपको छोटी सी चीज़ पहले समझनी पड़ेगी। वैसे अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया है तो ये चीज़ थोड़ी बहुत मालूम होगी, अदरवाइज आप इधर देखकर समझ सकते हैं। देखिए, कोई भी आवेश होता है, चाहे वो धनावेश हो चाहे वो ऋणावेश हो, वो अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बनाता है। अब अगर इस आवेश को गतिमान कर दिया जाए एक समान वेग से, तो विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बन जाता है। और अगर इस आवेश को त्वरित कर दिया जाए, त्वरित होना मतलब आवेश को इस तरीके से ले जाना ताकि उसका वेग बदले, चाहे घटता रहे या फिर बढ़ता रहे, बदलना चाहिए। बदल रहा है वेग तो त्वरित हो रहा है। तो अगर आवेश कोई त्वरित हो रहा है तो फिर वो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ एक और काम करता है, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे निकालता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे निकालेगा ये लगातार। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे आपने पढ़ा नहीं है, अभी एक और नया टर्म आ गया। तो अभी आप ये समझ लीजिए ऊर्जा निकालता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। लास्ट में एक चैप्टर है, तो उस चैप्टर का एक बड़ा टॉपिक यही है और उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या। अभी तक के लिए आप ये समझ लीजिए ये एक प्रकार की ऊर्जा है। तो आप समझ लें कि जब एक आवेश को त्वरित किया जाता है तो वो निरंतर ऊर्जा उत्सर्जित करता रहता है। अगर मैं कहूँ ये त्वरित है, ये या फिर ये अगर त्वरित है, तो इसका मीनिंग ये है कि निरंतर ऊर्जा उत्सर्जित करता रहेगा। इस तरीके से यह ऊर्जा निकालता रहेगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, है ना, प्रकाश के रूप में कह सकते हो आप। इस तरीके से निकालता रहेगा, ये होता है। ये पहले से ही बात नोन थी, है ना। अब इसके अंदर देखते हैं तो आप कहेंगे यहां पर तो त्वरित होने का कोई केस है ही नहीं। जैसे ये एक परमाणु है और उसके बीच में हम एक नाभिक बना देते हैं, ठीक है। ये नाभिक हो गया इसके बीच में। अब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये मान लीजिए परमाणु की कोई एक कक्षा है और परमाणु यहाँ पर इसमें गतिमान है। चलिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूमेगा, इसके चारों ओर घूमता है, यही उन्होंने कहा था रदरफोर्ड ने। तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक समान वेग से चल रहा है या एक असमान वेग से चल रहा है? बता सकते हैं आप? इलेक्ट्रॉन की चाल एक समान है, इलेक्ट्रॉन एक समान चाल से चल रहा है, लगभग 10⁻⁷ बहुत तेजी से चल रहा है, इसकी चाल समान है। बट क्या इसका वेग समान है या नहीं है, ये हमें जानना है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन त्वरित है या नहीं है ये बताएगा वेग। अगर वेग बदल रहा है तो त्वरित है, अदरवाइज नहीं। तो हम देखते हैं कि देखिए चाल तो समान है। अब वेग सिर्फ एक चाल डिसाइड नहीं करता, उसकी गमन की दिशा, वो किस दिशा में जा रहा है वो भी डिसाइड करता है। तो चाल तो ठीक है, समान है, दिशा भी देख लेते हैं। जब यहाँ पर था इलेक्ट्रॉन तब उसका वेग की दिशा ये थी। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था तो उसके वेग की दिशा, ये इलेक्ट्रॉन घूमते हुए ऐसे आ रहा है, यहाँ पर आएगा तो ये दिशा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ पर होगा ये, और यहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉन, तब उसके वेग की दिशा ये रही। ये देखिए, तो आप देख रहे हैं कि निरंतर उसका वेग बदल रहा है। अगर भाई दिशा बदल रही है और दोनों में से एक ही बदल रहा हो, चाल या दिशा या दोनों बदल रहे हो, तो हम कहेंगे वेग बदल रहा है।
इस केस में चाल भले ही समान है इनकी, पर दिशा देख सकते हो हर एक टाइम पर दिशा इसकी बदल रही है। तो इसका मीनिंग वेग बदल रहा है, वेग हर समय बदल रहा है, और इसका मीनिंग ये क्या हो रहा है, त्वरित हो रहा है। तो इसका मीनिंग है इलेक्ट्रॉन त्वरित हो रहा है। और ये कोई कंसेप्ट नया नहीं है, 11th के अंदर एक समान वर्तुल गति के अंदर ये कंसेप्ट आपने पढ़ा था। वर्तुल गति में चाल भले ही समान वर्तुल गति थी, चाल समान है, पर फिर भी अगर वर्ताकार पथ पे कोई भी वस्तु अगर घूमती है तो वो समान चाल होने के बावजूद भी त्वरित होती है, क्योंकि ये रीजन है, दिशा उसकी हर वक्त बदलती रहती है। अब देखिए, अगर ये त्वरित है, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश है, आवेश है इलेक्ट्रॉन एक, और अगर आवेश त्वरित हो रहा है तो हम जानते हैं कि वो निरंतर ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। तो लोगों ने कहा, आपने ठीक कह दिया कि भाई चलो इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ पे गति कर रहा है, अगर ये गति कर रहा है तो निरंतर ये क्या कर रहा है, ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है, कुछ इस तरीके से ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन से लगातार ऊर्जा उत्सर्जित होगी तो इलेक्ट्रॉन पे ऊर्जा कम होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है वो धीरे धीरे ये इस तरीके से इस नाभिक के नजदीक आ जाएगा आकर्षण बल के कारण, क्योंकि नाभिक इसको खींच रहा है, नाभिक के पास धनावेश है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है, इस तरीके से अंदर की तरफ आता रहेगा धीरे धीरे, क्योंकि ये अपनी ऊर्जा लगातार खो रहा है, कम कर रहा है अपनी ऊर्जा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएगा, नाभिक के अंदर चला जाएगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर चला गया तो फिर परमाणु का स्थायित्व खत्म, है ना। तो फिर ये वो उनको समझा नहीं पाए वापस, कि उन्हें ये तो बोल दिया वर्ताकार पथ पे गति कर रहे हैं, फिर जब लोगों ने कहा ये अगर ऐसा होगा तो फिर ऊर्जा उत्सर्जित करेगा और फिर ये नाभिक के अंदर गिर जाएगा, ये समझा नहीं पाए रदरफोर्ड। नेक्स्ट जो है वो जो दूसरा जो इसका कमी जो है, बड़ी कमी जो है वो है रेखिक स्पेक्ट्रम की। दूसरी की जो कमी रहेगी वो रेखिक स्पेक्ट्रम की रह गई, वो इनको समझा नहीं पाए। समझाता हूँ स्पेक्ट्रम। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो स्पेक्ट्रम वर्ड है ये हम 2 से 3 लेक्चर के बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इस स्पेक्ट्रम वाले में से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, तो इसको डिटेल में वहीं पर डिस्कस किया जाएगा। पर अभी क्योंकि नाम आ चुका है तो फिर भी अपन थोड़ा बहुत इसको समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो बाद में तो ये 100% आपको समझ में आ ही जाएगा। स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है? देखिए, स्पेक्ट्रम एक तरीके से आप कह सकते हैं वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम, तरंगदैर्ध्य का स्पेक्ट्रम और आवर्ती का स्पेक्ट्रम, ऊर्जा का स्पेक्ट्रम, किसी का भी स्पेक्ट्रम हो सकता है। एक स्केल है जिसमें मान लीजिए कोई तरंगदैर्ध्य है, मान लीजिए आप कह सकते हैं ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर मुझे एक तरंगदैर्ध्य मिली है, स्केल है, जैसे मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, वहाँ पे तरंगदैर्ध्य की स्केल है, नैनोमीटर के अंदर लिखी हुई है। तरंगदैर्ध्य जनरली नैनोमीटर के अंदर होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई वेवलेंथ मिली, कोई एक तरंगदैर्ध्य मिली, तो मैंने इसमें से ऐसे बना दिया, सीधी लाइन बना दी। कोई एक और नई तरंगदैर्ध्य मिली तो वो उसका मान यहाँ पर है तो ऐसे बना दिया। तो ये क्या बन गया, एक तरंगदैर्ध्य का स्पेक्ट्रम बन गया। जो जो तरंगदैर्ध्य हमको मिलती है उसको हम उनकी जगह पर ऐसे बना देते हैं, तो वो एक स्पेक्ट्रम कहलाएगा तरंगदैर्ध्य का। ऐसे आवर्ती का भी बना सकते हैं। तो सिंपल ये है स्पेक्ट्रम, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है ना, बढ़ते या घटते क्रम में, तरंगदैर्ध्य का, आवर्ती का, ऊर्जा का, किसी का भी कह सकते हैं। तो रैखिक स्पेक्ट्रम क्या है? तो स्पेक्ट्रम कुछ 2 तरह के होंगे। एक रैखिक तो है, तो इसका मतलब कुछ और भी होगा। स्पेक्ट्रम मुख्यतः 2 प्रकार कह सकते हैं, सतत और रैखिक। जो मैंने बनाया वो रैखिक है। रैखिक क्यों? इन दोनों के बीच में कोई तरंगदैर्ध्य नहीं है, गैप खाली मिली ही नहीं तरंगदैर्ध्य। इन दोनों के बीच में देखो तो यूँ छोड़ के है, मतलब पूरा ये यहाँ से यहाँ तक रेंज पूरी भरी हुई नहीं है, हर तरह की तरंगदैर्ध्य नहीं मिली, इसलिए मैं नहीं बना पाया। ये रैखिक स्पेक्ट्रम है। जबकि अगर हर तरह की तरंगदैर्ध्य होती, इस और इस रेंज के बीच में हर तरह की तरंगदैर्ध्य होती, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर रेंज में हर तरह की तरंगदैर्ध्य मौजूद होती, तो मैं कहता ये है सतत स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब रदरफोर्ड साहब ने ये कह दिया था कि जो परमाणु जो है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो है वो हर एक संभव वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। ठीक है। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो हर संभव वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। हर संभव वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने का मतलब मैं समझाता हूं इसमें। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन यहाँ
इस वाले भी वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, एक और संभव वर्ताकार कक्ष ये हो गया, इसमें भी वर्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है। मतलब चारों ओर जो वर्ताकार पथ संभव है, जो संभव है, इन डॉट डॉट के बीच में भी जहाँ जगह संभव है उस जगह पर भी वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, हर वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो अब क्योंकि हर वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो ये नाभिक के कारण इसके अंदर होती है ऊर्जा, तो ये हर एक जगह पर आ जा सकता है। भाई हमने कह दिया इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, कि भाई ये हर जगह, यहाँ से यहाँ तो हर जगह पर रहता है। हाँ घूम रहा है पर रहता कहाँ है, हर जगह रहता है, यहाँ और यहाँ पर हर जगह रहता है, इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ये रदरफोर्ड ने कहा था। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यहाँ रहता है तो क्योंकि ये घर है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी आ सकता है, जितने मैंने डॉट बनाए हैं इन पर कहीं पर भी आ सकता है, और मैंने कहा इनके बीच में भी संभव है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर भी आ जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि ये उनका घर है रदरफोर्ड के अनुसार। अब इसका मतलब यहाँ से यहाँ पर एक स्थितिज ऊर्जा इसके कारण प्लस जेड। आपको मालूम है पृथ्वी के कारण हमारे पृथ्वी से ऊंचाई के कारण हमारे अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है, आकर्षण बल होता है। इसमें भी देखो आकर्षण बल है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये धनावेश है। मैं नाभिक के धनावेश को जेड क्यों बोलता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। प्रोटोनों की संख्या, नाभिक में प्रोटोनों की संख्या कितनी होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर। कोई भी नाभिक होगा, जेड माने सबके लिए, कोई भी प्रोटोनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर। एक प्रोटॉन के पास कितना आवेश, ई, तो जेड प्रोटोनों के पास कितना आवेश, जेड ई, ठीक है। तो जेड ई इसलिए प्लस जेड ई, ये धनात्मक आवेश। अब क्योंकि देखिए पृथ्वी के कारण हमारे अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं स्थितिज ऊर्जा बढ़ती रहती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी यही बात है। ये इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन के अंदर, क्योंकि इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है, विद्युत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, जिस कारण इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है। और इसके अंदर कितनी कौन कौन सी स्थितिज ऊर्जा है, कौन कौन सी संभव स्थितिज ऊर्जा है। आप कहेंगे कि सर ये यहाँ पर कहीं पर भी घूम सकता है, तो इसका मतलब इस और इस रेंज के बीच में जो भी स्थितिज ऊर्जा है, वो जो भी ऊर्जा है वो सब संभव है। यूँ ना टुकड़ों में स्थितिज ऊर्जा नहीं है। जैसे कि मैं देखिए वहाँ यहाँ पर खड़ा हूँ, सीधा अब यहाँ पर आया तो मेरे अंदर स्थितिज ऊर्जा एक mgh ये है, फिर सीधी ये है। मान लो ये 10 ऊर्जा है, मैं स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे 20 है, तो 10 और 20 है, पर 10 और 20 के बीच में मेरे पास कोई ऊर्जा नहीं थी और नहीं हो सकती, क्योंकि या तो मैं यहाँ पर हो सकता हूँ या यहाँ पर हो सकता हूँ। इसका मतलब या तो मेरी ऊर्जा 10 है या 20 है। तो इस ऊर्जा के कारण देखिए एक अलग तरंगदैर्ध्य, इस ऊर्जा के कारण एक अलग तरंगदैर्ध्य, तो दो ही तरंगदैर्ध्य हुए। मैं यहाँ से ये यहाँ आ सकता है, तो एक ऊर्जा निकालेगा, एक उसका एक तरंगदैर्ध्य होगा। समझ गए बात। अब यहाँ पर वो कहाँ आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है, हर एक जगह पर आ सकता है। तो किसी भी जगह पर आएगा तो देखिए इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो ऊर्जा निकालेगा। तो हर एक ऊर्जा के लिए E इक्वल्स टू होता है hc/λ। हर एक पर्टिकुलर ऊर्जा के लिए एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का, पर्टिकुलर तरंगदैर्ध्य का मान होता है, क्योंकि देखो ये और ये सेम है। अगर ये बदलता है तो इसका मतलब यही बदला, इनको तो बदलना है ही नहीं। यहाँ पर ये प्रकाश की चाल, ये प्लांक कांस्टेंट, कभी नहीं बदलेंगे दोनों। तो इसका मतलब ये अगर इसकी हर वैल्यू संभव है, इसका मीनिंग लैम्डा भी हर एक संभव है, कोई भी लैम्डा छूटेगा नहीं। मैं कह रहा हूँ एक रेंज के बीच में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ के बीच में हर तरह की जो ऊर्जा है वो सारी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के पास हो सकती है। यूँ नहीं इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और यहाँ पर सीधा, तो इलेक्ट्रॉन के पास दो ही तरह की ऊर्जा, एक ये और एक ये। तो फिर जब आएगा नीचे तो सीधा यहाँ पर आएगा तो एक फिक्स ऊर्जा ही निकालेगा और एक फिक्स ऊर्जा का एक तरंगदैर्ध्य होगा। बट यहाँ पर तो हर जगह रह सकता है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी अपने मन जाए तो यहाँ से यहाँ आ जाए, मर्जी हो तो यहाँ से यहाँ ही आ जाए, मर्जी हो तो एक की थोड़ा सा ही नीचे आए, तो कहीं पर भी आ सकता है, क्योंकि कोई घर है उसका। तो इस प्रकार ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा उत्सर्जित कर सकता है, और इस वजह से हर एक तरह की तरंगदैर्ध्य संभव है। तो अगर रदरफोर्ड के हिसाब से समझा जाए तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो मिलेगा सतत। सतत क्यों? मैंने कहा हर तरह की ऊर्जा संभव है, हर तरह की ऊर्जा संभव है, तो हर तरह का वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य संभव है, ये बात ध्यान रखना। तो हर तरह का तरंगदैर्ध्य संभव है, मतलब कि जैसे इनके और इनके बीच में गैप होगा ही नहीं। जैसे ये वाला तरंगदैर्ध्य मिला और तो अगला तरंगदैर्ध्य भी मिलेगा, अगला भी मिलेगा, ऐसे इस तरीके से उससे अगला भी मिलेगा, तो गैप आएगा ही नहीं, गैप आएगा ही नहीं। हर तरह का तरंगदैर्ध्य संभव है। हाँ, रेंज भले इतनी हो, मान लीजिए इनके बाद में कुछ भी नहीं आएगा, इनके बाद पर जितना रेंज में आया उस रेंज के अंदर सारी तरंगदैर्ध्य मौजूद है, कोई तरंगदैर्ध्य छूटी ही नहीं। कोई छोटी रेंज हो सकती है, कोई बात नहीं,
परंतु उस छोटी रेंज के अंदर कोई भी तरंगदैर्घ्य यूँ अलग अलग टोट जैसे दिख रही है ऐसे नहीं होनी चाहिए। सब यूँ एक के पास एक इस तरीके से ताकि लगे कि हाँ कोई रेखा है ही नहीं, कोई बचा बीच में कोई तरंगदैर्घ्य का मान छूटा ही नहीं। रदरफोर्ड के अनुसार ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने कहा हर संभव वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो हर संभव वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएंगे तो फिर मिलना चाहिए क्या, सतत रेखिक स्पेक्ट्रम। बट जब प्रैक्टिकल किया गया, प्रयोग किया गया, तो सतत नहीं मिला, रेखिक मिला। और जो प्रयोग है वही तो सत्य है, जो हमें दिखता है प्रयोग में वो सत्य है, तो एक्चुअल में रेखिक है। बट रदरफोर्ड की थ्योरी के अनुसार रेखिक बन नहीं पाता है। रदरफोर्ड की थ्योरी अगर माने तो स्पेक्ट्रम कैसा मिलना चाहिए, सतत, जबकि सतत नहीं मिला तो फिर ये उनको फिर समझा ही नहीं पाए कि कहा भाई रेखिक मिल रहा है, आपकी थ्योरी के हिसाब सतत मिलना चाहिए, ये रेखिक मिल रहा है, तो वो इनको समझा नहीं पाए। तो दूसरा जो है वो रेखिक स्पेक्ट्रम को समझा नहीं पाए। अगर किसी बच्चे को अगर इसमें थोड़ी सी समझ कम आई है तो इसको आप टेंशन ना लें, हम अलग से बड़े ढंग से वापस इसको खोलेंगे स्पेक्ट्रम को, और कितने टाइप के होते हैं और भी कहीं सारी बातें स्पेक्ट्रम की वो हम अलग से करेंगे, है ना। उसके खुद के 2-3 लेक्चर चलेंगे स्पेक्ट्रम के, ठीक है। तो दूसरा, रदरफोर्ड के अनुसार कैसा स्पेक्ट्रम होना चाहिए, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन हर संभव वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, हर संभव वर्ताकार कक्षा में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अतः इनके अनुसार सतत स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, जबकि रेखिक स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, तो ये हमने इसका रदरफोर्ड का दूसरा ड्रॉबैक समझ लिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कण की नाभिक से निकटतम दूरी। किसी भी कण की नाभिक से निकटतम दूरी कितनी हो सकती है, उसके लिए भी रदरफोर्ड ने ये फॉर्मूला दिया, और रदरफोर्ड ने इसी फॉर्मूले के आधार पर नाभिक की त्रिज्या का आकलन भी किया था। ये बात ध्यान रखिएगा, नाभिक की त्रिज्या का आकलन भी इन्होंने यही इसी थ्योरी से किया था। फिर पता चला उन्होंने जो त्रिज्या निकाली वो थोड़ी सी गड़बड़ है, थोड़ी ज़्यादा है। बताते हैं कैसे। देखिए, मैं सिर्फ एक नाभिक बना रहा हूँ, इस केस में सिर्फ एक नाभिक की ज़रूरत है मुझे यहाँ पर। तो हमने एक नाभिक बनाया, एक नाभिक है, ओके। और अब एक अल्फा कण है, या कोई भी कण, जरूरी नहीं है देखो अल्फा कण ही इस पर, अल्फा कण की बम्बारिंग इस पर की जाए, प्रोटॉन भी हो सकता है और कोई दूसरा आवेशित कण भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए अल्फा कण, क्योंकि अपन ने अल्फा कण के बारे में पढ़ा है, तो मान लीजिए अल्फा कण है, मतलब अल्फा कण मतलब +2e ये कण है। इसको इसके ऊपर जैसे फेंका गया कह सकते हैं। तो अगर क्या होगा, आप बात समझते हैं पहले तो। हाँ, सबसे पहले एक नाभिक है, किसी का भी नाभिक हो, आवेश कितना होगा, धनावेश होगा, ये तो पक्का पता है, नाभिक का आवेश धनावेश होता है, Ze। Z प्रोटोनों की संख्या, जिसका भी नाभिक है उसकी प्रोटोनों की संख्या, या फिर परमाणु क्रमांक, एक ही बात है। और E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है, जिसका मान कितना होता है 1.6 × 10 - 19 कूलम। ओके, अब आप खुद ही देखें, अगर एक जो है आवेश अगर इधर से इधर आए, कौन सा ले लेते हैं, ठीक है, अगर ये आवेश या फिर जैसे अल्फा कण जो है इधर की तरफ आ रहा है, इधर की तरफ गिर रहा है, ठीक है, क्या कुछ ऊर्जा तो दी होगी इसको, मान लीजिए कितनी ऊर्जा दी, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लीजिए 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको ऊर्जा दी। ठीक है, ऊर्जा दी तो चलेगा, क्योंकि आपने गतिज ऊर्जा दी है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा ही है, तो जिसके पास गतिज ऊर्जा होती है वो खड़ा क्यों रहेगा भाई, चलेगा, चल रहा है। अब क्या आप देख रहे होंगे, ये नज़दीक आ रहा है, अब धीरे धीरे जब ये नज़दीक आ रहा है, ये है प्लस धनावेश, ये कौन है, धनावेश। क्या होगा, प्रतिकर्षण, क्या ये नज़दीक आने देगा क्या, नहीं,
आपने दो चुंबक जो है आपने देखा होगा विपरीत ध्रुव के पास पास जब लाते थे तो बहुत, है ना, बल लगाना पड़ता था, है ना। तो अगर ये धनावेश है तो ये वाला धनावेश इसको रोकने की कोशिश करेगा, बट एकदम से रोक नहीं पाएगा, बिकॉज इसके पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। धीरे हो जाएगा, धीरे हो जाएगा, धीरे हो जाएगा, और प्रतिकर्षण लगातार बल लग रहा है, एक बल उधर की तरफ लग रहा है, तो लगातार ये धीरे होगा, धीरे होगा, धीरे होगा, धीरे होगा, अगर धीरे होगा तो एक समय इसको रोक भी देगा, ठीक है। तो मान लीजिए धीरे हुआ इस तरीके से, और यहाँ पर जब आया तो ये रुक गया। अब आप ये सोचिए कि इसके पास जो गतिज ऊर्जा थी वो कहाँ गई? गतिज ऊर्जा कहीं नहीं गई। उसकी जो गतिज ऊर्जा थी जो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो धीरे धीरे जब यहाँ से उसका प्रतिकर्षण बल लगा, जहाँ से लगना स्टार्ट हुआ, वो गतिज ऊर्जा जो है उस एल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा में बदलने लग गई। अब उस एल्फा कण में स्थितिज ऊर्जा बढ़ने लग गई, गतिज ऊर्जा ही किसी में बदलने लग गई? स्थितिज ऊर्जा के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि देखो आ रहा है, अभी धीरे हो गया, तो जैसे जैसे धीरे हो रहा है, जो ये गतिज ऊर्जा कम हुई वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जा रही है किसके अंदर? स्थितिज ऊर्जा के अंदर, इसकी, ठीक है। अब यहाँ पर गतिज ऊर्जा पूरी खत्म तो रुक गया। अब जो पूरी गतिज ऊर्जा इस कंडीशन में, इस जगह पर, इस एल्फा कण की पूरी गतिज ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा में बदल चुकी है, ठीक है। चलिए, तो एल्फा कण यहाँ के रुक जाए, अब क्या होगा? ये रुका ही रहेगा? नहीं, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, अब रुका हुआ है। तब तक तो उसकी कोई चली नहीं, बिकॉज इसके पास ऊर्जा थी, इसलिए वापस धकेल नहीं सका। बट अब इसके पास कोई तरह का वेग नहीं है, इधर आ ही नहीं रहा है, तो अब ये इसको इधर धकेल देगा इजीली, ठीक है। अब ये वापस चला आएगा, वापस चला आया, ठीक है, हमें दिख गया, वापस आ गया। तो हमने इस बार क्या किया? हम कहेंगे वापस आए, आप थोड़ी सी ऊर्जा ज़्यादा देवें। अब आप खुद ही सोच गए होंगे, सोच लिया होगा, अगर थोड़ी सी ऊर्जा ज़्यादा देंगे तो इस बार ये थोड़ा और आगे जाएगा, पहले वाले से तो आगे जाएगा। ये दिख नहीं रहा है, ये उनको दिख नहीं रहा है, ये सब छोटी बात, बट उनको आइडिया था ना, अब की बार थोड़ी ज़्यादा ऊर्जा दी तो पहले से ज़्यादा दूरी पर जाएगा ही जाएगा, थोड़ा और आगे जाएगा इसके। तो अब की बार जो है आप समझ लीजिए जो ऊर्जा दी है उसको, वो मान लीजिए 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस तरीके से वो बदलते गए थोड़े थोड़े फ्रैक्शन में, 2, 2.1, 2.2। तो जब 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी थोड़ी ज़्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है अब की बार जब इसकी ऊर्जा कम करेगा तो टाइम थोड़ा और लगा दे, जितने में वो बहुत आगे चला जाएगा। ये यहाँ तक चला गया और अब जाके वो रुका, क्योंकि ऊर्जा ज़्यादा थी तो आगे और चला गया। तो यहाँ पर जाके ये पूरी गतिज ऊर्जा उसकी स्थिति में बदल गई, फिर वापस लौट आया। वो लौट आया तो वो दिख गया, क्योंकि अपन को मालूम है वापस अल्फा कण अगर वापस आता है तो उसकी प्रेजेंस मालूम कर सकते हैं, जैसे रदरफोर्ड प्रयोग में प्रयोग की थी अपन ने, आया या नहीं आया। फिर हम क्या करेंगे? वापस आ गया तो हमने थोड़ी ऊर्जा और दी, हमने इस बार 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। तो जब इसको 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी गई, और ज़्यादा ऊर्जा, ऑब्वियस सी बात है आगे और जाएगा, तो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी गई तो ये और आगे गया, यूँ इस तरीके से और आगे चला गया इसके, ठीक है, इस तरीके से और आगे गया और फिर वापस लौट आया। फिर उन्होंने और ऊर्जा दी, वो देखना चाहते हैं कितना आगे तक जा सकता है ये, ठीक है ना, वेट कर रहे हैं कब वापस नहीं आएगा। तो अब देखिए अब की बार और एक 4.1, अब की बार जो उन्होंने ऊर्जा दी थी वो होगी 4.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब 4.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी गई तो इस बार जो है वो वापस नहीं आया, वापस नहीं आया, वेट ही करते रह गए। तो वापस नहीं आया उसका कंसेप्ट कैसे समझाया गया कि इतनी ऊर्जा दी गई, अब की बार वो नाभिक के अंदर चला गया और नाभिक के अंदर जो है नाभिकीय बल लगता है जो बहुत ही ज़्यादा, भले ही विपरीत भी आवेश क्यों ना हो, इतना पास आने के बाद में धनावेश भी आकर्षण बल लगाने लगते हैं। ये जब जब चैप्टर आएंगे, अब नाभिक के अंदर आप पढ़ेंगे कि नाभिक के अंदर खुद भी तो 2 प्रोटॉन पास पास पड़े हुए हैं, धनावेश दूर क्यों नहीं भाग रहे हैं? क्योंकि इतने पास है दोनों धनावेश, ताकि अब ये जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है ना, वहाँ पर हो जाता है फेल, बहुत कम हो जाता है और एक नया बल बनने लगता है। उस टाइम वो होता है नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। वो बल बहुत स्ट्रांग होता है और वो बल भले ही समान आवेश हो न भले ही विपरीत आवेश हो, हमेशा आकर्षण का ही रहता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का बल है ना, वैसे का वैसा। तो इसका मतलब वो समझ गए कि हाँ अब जो है वो नाभिक के अंदर चला गया है, वापस नहीं आएगा। तो बात ये समझी गई कि जो ये वाला जो है, ये जो सबसे लास्ट में गया कितना, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, ये सबसे निकटतम गया है, ये सबसे नज़दीक जाके आया है। तो ये नाभिक का इसका जो केंद्र ये मान लिया गया। तो इसका मीनिंग हम मान के चल गए कि ये जो दूरी है
वो क्या है, नाभिक की त्रिज्या, उनके अनुसार नाभिक की त्रिज्या थी। और अब हम बाद में हम ये पढ़ रहे हैं ये निकटतम दूरी है। तो निकटतम कितने नाभिक के पास जाकर किसी कण को लाया जा सकता है, तो वो है निकटतम दूरी, ये निकटतम दूरी होगी r0। ठीक है, ये भी निकटतम दूरी है पर वो इस पर्टिकुलर ऊर्जा के लिए, और ये है कितने से कितने निकट उसको ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात है, तो ये समझ गए होंगे आप लोग। तो ये निकटतम दूरी या फिर कोई भी ये वाली दूरी है ना, जितनी भी ये वाली दूरी, ये कैसे निकालेंगे, ये तो हमने कंसेप्ट था। ठीक है, अब इसकी दूरी का मान कैसे निकालना, तो बहुत आसान है, बहुत आसान। इसके पास जब ये यहाँ की दूरी निकालनी, मान लो यहाँ की दूरी निकालनी r0, तो आपको मालूम है इस जगह पर गतिज ऊर्जा पूरी स्थितिज ऊर्जा में बदल गई। तो गतिज ऊर्जा थी कितनी, हाफ mv², वो पूरी की पूरी स्थितिज ऊर्जा में बदल गई। अब ये स्थितिज ऊर्जा क्या चीज़ है, क्योंकि mgh यहाँ पर थोड़ा लगेगा, क्योंकि वो तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, कह सकते हैं पृथ्वी के लिए है। अब इसके अंदर देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके अंदर इसमें स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात है कि देखिए अगर कोई आवेश है Q1 Q2, उनके बीच में दूरी मान लो r0 है, r है, जो भी है, r0 r जो भी है, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, U = K Q1 Q2 अपॉन r0 या r। इसमें आपको लोड नहीं लेना है, ये आप फॉर्मूला किस जगह पर पढ़ लेंगे, जहाँ पर ये आएगा ये वहीं का भाग है, बस यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं, इसका यूज़ में लेना है अपन को। तो ये फॉर्मूला है स्थितिज ऊर्जा का, कोई बात नहीं लगा देंगे, पर ये सब समझ लो क्या है। Q1 एक दो आवेश है, दो आवेशों के मध्य दो आवेशों की वजह से स्थितिज ऊर्जा आई इसमें, तो ये पहला आवेश, ये वो दूसरा आवेश। ठीक है, और ये उन दो आवेशों के बीच की उस समय दूरी। ठीक है, जिस समय आपको स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, जिस समय आपको स्थितिज ऊर्जा निकालनी, उस समय उन दोनों आवेशों के केंद्र के बीच की दूरी। के क्या है, के पता है नियतांक है, और इस नियतांक का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ये सब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर जब मैं बात करूँ इस जगह पर, तो इस जगह पर संपूर्ण गतिज ऊर्जा जो दी थी, जैसे ये 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ लिख सकता हूँ, जो यहाँ पर गतिज ऊर्जा थी, कहने का मतलब जो यहाँ पर स्टार्ट में जो दी, वो गतिज ऊर्जा यहाँ पर आकर पूरी की पूरी स्थितिज ऊर्जा में बदल गई। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर है, ये पूरी गतिज ऊर्जा यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा में बदल गई। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर है, K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, r0, ये निकटतम दूरी। तो r0 का मान कैसे निकालेंगे, r0 बराबर K। अगर मैं पर्टिकुलर इस कंडीशन की, ये एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण रिलेशन है, क्योंकि सारे आंसर हम इस रिलेशन से देंगे। ये फॉर्मूला तो हम बस एक किसके लिए निकाल रहा हूँ, अल्फा कण के लिए निकाल रहा हूँ, बस समझाने के लिए, बाकी मेन यही है, हम बार बार यही लगाएंगे K। ठीक है, Q1, यहाँ पर Q1 है अल्फा कण का आवेश कितना होता है, 2 ही। Q2 ये कौन सा है, नाभिक, इसका आवेश क्या है, Ze, जो भी नाभिक होगा उसका Ze अपॉन, ये इधर गया तो ये इधर आएंगे, हाफ नीचे आएगा तो उसका 2 ऊपर चला जाएगा, mv²। ठीक है, या फिर अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हाफ mv² अपने आप में ऊर्जा है, तो मैं काइनेटिक ऊर्जा के रूप में भी इसको लिख सकता हूँ। ये पूरी काइनेटिक एनर्जी है, ये लो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ये गतिज ऊर्जा नीचे आई, यहाँ पर गतिज ऊर्जा, क्योंकि जानबूझ के लिखा, क्योंकि ज़्यादातर केस में आपको डायरेक्ट गतिज ऊर्जा दी जाती है, जैसे 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना है ना भाई। हाँ, किस केस में ये लगाएंगे, जब हमें वेग दे रखा हो और उस कण का द्रव्यमान दे रखा हो। ठीक है, तो ये है निकटतम दूरी का सूत्र, ये निकटतम दूरी का सूत्र। तो हम किसी की भी निकटतम दूरी निकाल सकते हैं, लास्ट में हम क्वेश्चन करेंगे इस सूत्र पर बेस्ड, इस तरीके से हम निकटतम दूरी निकाल सकेंगे किसी की भी और किसी भी ऊर्जा के लिए। अब कोई कह देगा इस ऊर्जा के लिए निकटतम, ये ऊर्जा लेकर गया हुआ निकटतम कितनी दूरी पर जाएगा, कोई बात नहीं, यही फॉर्मूला है सेम। ठीक, नेक्स्ट जो है इसके अंदर देखिए निकटतम दूरी का कंसेप्ट आ चुका है, और कई बार नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर बुक में इतना नहीं है इसका, बट फिर भी हम इसको देखेंगे। इम्पैक्ट पैरामीटर, संघट्ट प्राचल क्या चीज़ होती है, और सबसे पहले हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसकी ज़रूरत कहाँ हुई। संघट्ट प्राचल एक ऐसी भौतिक राशि है जो हमें बताता है कि कोई कण अगर नाभिक के सामने से निकला है तो उसका पथ कैसा होगा, वो किस पथ से या कैसे विचलित होकर
चला जाएगा, तो ये हमें उसका अंदाज़ा देता है कि नाभिक कैसे जाएगा, अल्फा कण या फिर जो भी कण आ रहा है नाभिक के ऊपर, तो वो कैसे मुड़ के विक्षेपित होकर जाएगा, प्रकीर्णित होकर कैसे जाएगा ये। तो फिर से एक बना लेते हैं, नाभिक बना दिया, ठीक है। अब संगत प्राचल की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो क्या है कि अगर किसी भी कण जो इसको फेंका जा रहा है उसका प्रारंभिक वेग सदिश और नाभिक के केंद्र के मध्य की लंबवत दूरी इम्पैक्ट पैरामीटर कहलाती है। वापस सुनिए, जो भी कण जो इस पर प्रक्षेपित किया जाता है उसकी प्रारंभिक वेग सदिश और इसका नाभिक का जो है केंद्र, उनके बीच की जो लंबवत दूरी है उसे हम संगत प्राचल इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। तो देखते हैं, यहाँ से मैं एक चीज़ कोई कण बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ से एक कण जाएगा, मान लीजिए यहाँ से कोई एक कण जाने वाला है जिसको हम भेज रहे हैं। तो अगर एक कण यहाँ से यूँ जाएगा तो किस तरीके से होकर जा सकता, ऐसे जाएगा। क्यों? यहाँ पर आते आते प्रतिकर्षण बल लगा नाभिक के कारण और इस तरीके से चला गया। आपको मालूम है ये जो कोण बना, ये कोण है प्रकीर्णन कोण, ठीक है, विक्षेपण कोण, जिससे वो विक्षेपित हो गए जितने कोण से। अब इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे प्रारंभिक वेग सदिश, तो प्रारंभ में होगा प्रारंभिक वेग सदिश कहीं पर, तो प्रारंभ में ढूंढते हैं प्रारंभिक वेग सदिश। ये प्रारंभिक वेग सदिश, ये प्रारंभिक वेग सदिश है, ये मैंने बनाया। अब इसका, इस वेग सदिश का, प्रारंभिक वेग सदिश का इसके केंद्र के मध्य जो लंबवत दूरी है, अगर मैं इसको इससे मिलाऊं तो वो लंबवत दूरी होगी नहीं। आप खुद देखें, एक केंद्र जो है एकदम बीचों बीच में रहेगा, ये एकदम बीच में केंद्र है। अब इसको इससे मिलाऊं इस केंद्र से, तो वो लंबवत दूरी है ही नहीं। यहाँ से मिलाऊं तो भी लंबवत दूरी नहीं, यहाँ से मिलाऊं तो भी लंबवत दूरी नहीं है, यहाँ से मिलाऊं तो ये प्रारंभिक वेग सदिश नहीं है। प्रारंभिक वेग सदिश तो पीछे रह गया, वो यहाँ पर प्रारंभिक वेग सदिश है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए जो है हम यहाँ से केंद्र से ही निकलती हुई एक क्षैतिज रेखा ऐसे बना देते हैं। अब देखिए, ये जो दूरी है, ये जो इन दोनों के बीच की दूरी है, ये दूरी, ये लंबवत दूरी है कि नहीं है? प्रारंभिक वेग सदिश और केंद्र के मध्य की लंबवत दूरी, इसे हम बोलते हैं, बी से डिनोट करते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। अब इम्पैक्ट पैरामीटर हमें क्या क्या दर्शाता है? अभी अगर इम्पैक्ट पैरामीटर ज़्यादा हो मतलब b का मान ज़्यादा हो और b का मान ज़्यादा है, तो ये तो कहीं हिलेगा नहीं, ये तो स्थिर है। तो b का मान ज़्यादा है, इसका मतलब कण यहाँ से फेंका गया है, कण यहाँ से फेंका गया है। तो आप देख लीजिए b का मान, कण यहाँ से फेंका गया तो इस तरीके से जाएगा। अब आप देखिए इतना दूर है, प्रतिकर्षण बल कम लगेगा, और प्रतिकर्षण बल कम लगेगा, थीटा जो है प्रक्षेपण कोण, कह सकते हैं प्रकीर्णन कोण, वो क्या हो जाएगा? कम। प्रतिकर्षण बल कम लगेगा तो कम डाइवर्ट होके जाएगा, है ना, कम विचलित होके जाएगा। तो हम कह सकते हैं पहला केस, जब b अधिक हो, जब b अधिक होगा तो थीटा कम होगा, तो थीटा कम होगा। दूसरा, जब b कम होगा, b कम है मतलब यहां से फेंक दिया गया, अब यहाँ पे बहुत से प्रतिकर्षण, ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ज्यादा डाइवर्ट होके जाएगा, थीटा और ज्यादा होगा। आपको समझ सकते हैं, जब b कम होगा तो थीटा अधिक होगा। ठीक है। तीसरी बात, जब b 0 होगा, जब b इक्वल्स टू 0 होगा। अब आप खुद देखें, जब b इक्वल्स टू 0 है तो कण कैसे आ रहा होगा? कण यहीं से आ रहा होगा ना। जब कण यहाँ से आ रहा है तो मतलब b इक्वल्स टू 0 मतलब कोई लंबवत दूरी है ही नहीं, 0 लंबवत दूरी, इसी डॉटेड लाइन के अनुदिश आ रहा है। अब आप खुद देखिए, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था तो इस तरह से आने वाला कण कहाँ चला जा रहा होता है? लगभग वापस लौट जाता है, लगभग 180 डिग्री के कोण पर। तो जब b इक्वल्स टू 0 तो थीटा बराबर क्या होता है? 180 डिग्री। इनके b और इन थीटा के बीच में एक रिलेशन भी है, एक फॉर्मूला भी है, जिसको याद रखेंगे तो काम आएगा। ठीक है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये काम आ सकता है आपके, जो कि है b इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2।
अपॉन काइनेटिक एनर्जी। के वही वाला के जो मैंने अभी पिछली बार में बताया था, 9 गुणा 10 की घात 9, ठीक है, ये वही के है। जेड स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ से दी गई उसको, तो ये एक रिलेशन है जो बी और थीटा के बीच में है। आप देख सकते हैं जब थीटा वहाँ पर 180 रख देंगे कॉट थीटा, तो थीटा बाई 2 90 हो जाएगा, उसकी वजह से पूरा जीरो, तो बी इजिकल टू जीरो आ रहा है, देखो बी इजिकल टू जीरो मिल रहा है अपन को, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इम्पैक्ट पैरामीटर भी कर लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और वो क्वेश्चंस है कुछ कंपटीशन में आए हुए, नीट में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़ा ध्यान देना। पहला क्वेश्चन जो है, जो CPMT 94 में आ चुका है, सिर्फ जो अभी हमने जो लेटेस्ट बात की है उसी पर आ गया कि जब सघट प्राचल शून्य होता है तो थीटा क्या होगा, प्रकीर्णन कोण क्या होगा, इस तरीके से पूछा है। 4 ऑप्शन दे दिए, ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 0 डिग्री, ठीक है, और डी 45 डिग्री, इस तरीके से ऑप्शन दे दिए। अब अगर जिसको इस चीज़ का नॉलेज है, जिसने टॉपिक पढ़ा है, उसके लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं, तो सीधा 180 डिग्री। जब संकट प्राचल शून्य है, जब बी 0 है, ये कह रहा है जब बी 0 है तो थीटा क्या होता है, 180 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, वो अपने निकटतम दूरी से संबंधित। पहले तो एक नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन करते हैं निकटतम दूरी से संबंधित। जैसे आपको निकटतम दूरी निकालने को बोलेगा, कह देगा अल्फा कण है। क्वेश्चन बना लेते हैं एक, कोई अल्फा कण 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का स्वर्ण नाभिक की तरफ फेंका जाता है, समझ लीजिए, प्रक्षेपित किया जाता है, फेंका जाता है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्वर्ण नाभिक की तरफ फेंका जाता है, तो निकटतम दूरी, नाभिक से निकटतम दूरी, कण की नाभिक से निकटतम दूरी, समीपतम दूरी, निकटतम दूरी, ज्ञात कीजिए। ओके, तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला ना, कंसेप्ट याद रखें, कभी गलत नहीं होगा, हाफ mv²। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट दे रखी है, अल्फा कण की जो ऊर्जा है यही काइनेटिक एनर्जी है, तो अब की बार मैं ये लिखूंगा ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, हाँ, इस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा डायरेक्ट दे रखी है, बराबर स्थितिज ऊर्जा क्या है, k q1 q2 अपॉन r², r0, सॉरी, k q1 q2 अपॉन r0। अब आपको r0 निकालना है, तो r0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k q1 q2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी। अब सबका मान रखते हैं अपन, मान रखते हैं, k का मान 9 गुणा 10 की घात 9, ठीक है, याद रखना है k कांस्टेंट है, इसका मान ये रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप खूब यूज करेंगे इसका। q1 2 आवेश है, यहाँ पर 2 आवेश क्या है, एक अल्फा कण है और एक स्वर्ण नाभिक है, ठीक है। अल्फा कण का आवेश कितना होता है, 2e, पता है आपको, और स्वर्ण नाभिक का आवेश क्या होता है, वैसे जेड होता है, पता है आवेश, किसी की भी नाभिक का आवेश क्या होता है, जेड। तो स्वर्ण के लिए जेड का मान क्या है, 79, है ना, तो ये कितना होगा, 79e। ओके, k q1 q2 हो गया, अपॉन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी दी, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पहले तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे, 10 की घात 6 से गुणा किया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल गया, बट हमने सारे मान किस में रखे हैं, SI में रखे हैं, तो ये तो अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा करते हैं, तो इस तरीके से देखिए, इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा करते ही ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान है वो किस में कन्वर्ट हो गया, जूल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब E का भी मान भी रख दें, E का मान क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ही है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, यहाँ पर भी E का मान 1.6 गुणा 10 की घात माने, और E इंटू ई स्क्वायर हो गया, ये समझ लीजिए, E इंटू ई स्क्वायर, 9 गुणा 10 की घात 9
गुणा 2 गुणा 79 इंटू ई स्क्वायर, मतलब 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 का स्क्वायर बटा ये कितना हो गया 2 गुणा 10 की घात 6। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और सॉल्व करते ही हमें ये आर नॉट का मान मिल जाएगा मीटर के अंदर, ठीक है। आप उनको चेंज कर सकते हैं एंगस्ट्रम के अंदर, नैनोमीटर के अंदर वापस। हाँ, अब इस क्वेश्चन में क्या चेंज कर सकते हैं, अलग अलग बातें। तो क्वेश्चन में चेंज कर सकता है कण, प्रोटॉन दे सकता है, तो प्रोटॉन देगा तो Q1 का मान, Q1 पहला आवेश E, एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता है E, तो ये बदल सकता है, ठीक है कि नहीं। दूसरा, ऊर्जा तो बदलता ही रहेगा, ऊर्जा बदल देगा, हम काइनेटिक एनर्जी का नया मान रख देंगे। हाँ, जिस नाभिक पर फेंकना है वो नाभिक कोई बदल सकता है, वो किसी और धातु या किसी भी और चीज का नाभिक हो सकता है, तो बस उसका Z हमें मालूम रहेगा, तो बस ZE कर लेंगे। और क्या चीज़ है जो हमें मालूम होनी चाहिए, आर नॉट निकालना है, K फिक्स है, Q1 Q2 ये चेंज हो सकते हैं, वो हम ज्ञात कर लेंगे। कौन सा कण फेंका, किस नाभिक पर फेंका, उसका आवेश पता चल जाएगा, ZE कर लेंगे उसको। और काइनेटिक एनर्जी तो वो तो देगा ही देगा। तो इस तरीके से हमें जो निकटतम दूरी मिल जाती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, 2009 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, लिखता हूं मैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है कोई Z1 आवेश और M1 द्रव्यमान के कण को Z2 आवेश व M2 द्रव्यमान के नाभिक फेंका जाता है, नाभिक की तरफ फेंका जाता है, तो निकटतम दूरी समानुपाती होगी ठीक है। किसके समानुपाती, ऑप्शन दे रखे होंगे वहां पर आपको, M1 गुणा M2 के समानुपाती होगी, बी होगा केवल M1 के समानुपाती होगी, Z1 गुणा Z2 के समानुपाती होगी इस तरीके से, या 1/M1 M2 के समानुपाती, इस तरीके से ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शन मिल सकते हैं आपको। अब उसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बस वो वाला मेन फॉर्मूला यूज में लेंगे। और मेन फॉर्मूला क्या है भाई, इस बार द्रव्यमान भी दे रखा है और वेग भी है इसका, M1 द्रव्यमान के कण को इसका वेग जो होगा वो होगा v वेग से फेंका जाता है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, हाफ इसकी गतिज ऊर्जा, जो कण फेंका जाता है उसकी गतिज ऊर्जा लेते हैं, हाफ M1 v² इज इक्वल्स टू, इसकी ऊर्जा क्या है, K Q1 Q2, K Q1 पहले वाला कण आवेश क्या है उसका Z1, Q2 नाभिक का आवेश क्या बोला था Z2, अपॉन दोनों के मध्य की दूरी R0। अब इसका ये निकालना है तो R0 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, K Z1 Z2 अपॉन ये आएगा नीचे तो ये हो जाएगा ऊपर M1 v²। देख लीजिए ये कुछ इस तरीके से अपन को मिल गया। आप इसमें देख सकते हैं क्या M1 इंटू M2 के समानुपाती, क्या सामने M1 इंटू M2 लिखा हुआ है, नहीं। क्या M1 के समानुपाती है, नहीं, देखो व्युत्क्रमानुपाती। Z1 इंटू Z2 के समानुपाती है, Z1 इंटू Z2, यस, ये Z1 इंटू Z2 के समानुपाती है निकटतम दूरी, तो इसका मतलब ये आपके राइट आंसर हो गया। और M1 इंटू M2 के समानुपाती नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, दिख रहा है। तो ये इस तरीके से आंसर दिया, ये आपके 9 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करते हैं जो 10 में आया हुआ है, सेम इस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कोई अल्फा कण Ze आवेश वाले नाभिक की तरफ Ze आवेश वाले नाभिक की तरफ v वेग से
से फेंका जाता है। ठीक है, अल्फा कण का द्रव्यमान m है, तो निकटतम दूरी समानुपाती होगी। तो निकटतम दूरी समानुपाती होगी। ऑप्शन दे रखे हों। पहला ऑप्शन है जो 1/v⁴। सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा आपको 1/m। थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा 1/z²। और फोर्थ ऑप्शन मिल जाएगा v²। कुछ इस तरीके से ऑप्शंस है। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है, अपन लगाते हैं कंसेप्ट। क्या, जो ऊर्जा है अल्फा कण की हाफ mv²। ये अल्फा कण की गतिज ऊर्जा है, ठीक है, v वेग से फेंका है तो उसकी ऊर्जा ये रही, m द्रव्यमान अल्फा कण का, ठीक है। तो उसका मान क्या होगा, हाँ k इसी ऊर्जा के बराबर k q1, अल्फा कण का आवेश 2e q2। तो यहां पर दे रखा था q2 कितना है, Ze दे रखा है डायरेक्ट, Ze आवेश वाले नाभिक की तरफ, तो नाभिक का आवेश Ze बटा r0। इसको उधर भेज दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए। r0 इज इक्वल टू क्या हो गया, k, ठीक है, 2z e इंटू e² अपॉन, ये आएगा नीचे, क्या बन जाएगा, हाफ mv²। ये हाफ का 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, या हाफ mv² नीचे आ जाएगा। अब देख सकते हैं इसमें कौन कौन किसके समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती है। r0 1/v⁴ नहीं, ये 1/v⁴ के समानुपाती है। देख सकते हैं इधर 1/m, यस, ये 1/m के समानुपाती है, या फिर कह सकते हैं m के व्युत्क्रमानुपाती है। 1/m के तो समानुपाती है, और m के ये यहाँ पर 1/m लिखा हुआ तो समानुपाती लिखा हुआ, तो 1/m के समानुपाती एकदम करेक्ट है। और भी कोई करेक्ट हो सकता है क्या, देखते हैं आगे। Ze² के 1/Ze² के समानुपाती है, नहीं, ये 1/Ze² के नहीं, Ze² के समानुपाती है, तो ये भी गलत। v⁴ नहीं, समानुपाती नहीं है, v⁴ के व्युत्क्रमानुपाती है, तो हमारा राइट आंसर हो गया 1/m। ठीक है, ये क्वेश्चन 10 में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है बोहर मॉडल पढ़ेंगे। इसमें जो कमियां थी वो बोहर ने दूर की, और बोहर मॉडल ही आगे हम इस चैप्टर के अंदर जो पार्ट है, बचा हुआ पार्ट, वो बोहर मॉडल ही है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भले कंपटीशन एग्जाम हो इसी टॉपिक से पूछा जाता है, बोहर मॉडल से। उसमें स्पेक्ट्रम लाइंस वगैरह सारी कुछ रहेगी। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।